बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन पीएमसी नेशनल एमडीके 2022 बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज के हवाले से लेक्चर नंबर 40 का आगाज कर रहे हैं और इसके अंदर हम केमिकल कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। गुज़िश्ता लेक्चर में केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के हवाले से। इसके अलावा केमिकल नेचर ऑफ एंडोक्राइन, केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन्स हमने डिस्कस किया, मोड ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स डिस्कस किया और उसके बाद फिर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले हार्मोन्स, उनके फंक्शंस, उनका कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन और उनके एबनॉर्मल सिक्रीशन के इफेक्ट्स बताए थे। और ये सारी चीज़ें पीएमसी सिलेबस के अंडर इंक्लूड होती हैं, क्योंकि पीएमसी सिलेबस में जैसे हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और फीडबैक मैकेनिज्म सिर्फ यूं मुबहम सी हेडिंग दी हुई हैं, तो इसमें ये सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं। आज हम मज़ीद एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनकी सिक्रीशंस का जिक्र करेंगे। तो आज के लेक्चर में वही जो कल वाले कंटेंट से उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आपको दो चीज़ें बताई जा चुकी हैं और इसके अलावा बाकी फीडबैक मैकेनिज्म पॉजिटिव और नेगेटिव वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। तो आज का ये लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड, इससे पहले आप देख चुके हैं कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रोल प्ले करते हैं। याद रखिए कि थायराइड और पैराथायराइड बोथ आर प्रेजेंट इन द नेक रीजन, जबकि इससे पहले जो दो ग्लैंड हमने पढ़े थे वो हेड रीजन के ग्लैंड्स थे। मैंने आपको कल भी ये पॉइंट आउट किया था कि आपने बॉडी में इन तमाम ग्लैंड्स की लोकेशन को ज़रूर याद रखना है। बाज़ इनकी लोकेशन के हवाले से एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। तो थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड की लोकेशन अगर आप मुलाहिजा करें तो बोथ ऑफ देम आर फाउंड इन द नेक रीजन और ये लार्जेस्ट ग्लैंड के तौर पर भी एक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। थायराइड ग्लैंड इट इज बेसिकली सिचुएटेड जस्ट बिलो द लैरिंग्स, यानी लैरिंग्स से ज़रा सा नीचे, लेकिन इसकी जो लोब्स होती हैं वो कुछ हिस्सा लैरिंग्स का कवर कर रही होती हैं। तो इसको ये नहीं कहा जा सकता कि द थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट अबव द लैरिंग्स। इसको ये कहा जा सकता है कि इट इज़ प्रेजेंट ओवर द लैरिंग्स, यानी कुछ इसका हिस्सा वो लैरिंग्स को चूँकि कवर कर रहा है तो ये ओवर द लैरिंग्स है। या फिर आप अगर देखें तो इसको ज़रा सा बिलो द लैरिंग्स कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अबव द लैरिंग्स इसको नहीं कहा जाएगा। थायराइड ग्लैंड बेसिकली 2 लोब्स पर मुश्तमिल है। ये आपको वेंट्रल व्यू इसका दिखाया गया है, इसमें दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड नज़र आ रही हैं, जबकि डॉर्सल व्यू में अगर आप देखें तो दोनों लोब्स इसकी ये एक दूसरे से जुदा नज़र आ रही हैं। ये डॉर्सल साइड पर दोनों लोब्स आपस में कनेक्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर रखता है थायराइड ग्लैंड। अच्छा, डॉर्सल साइड पर थायराइड ग्लैंड की दोनों लोब्स के साथ पैराथायराइड ग्लैंड्स मौजूद हैं। थायराइड ग्लैंड तो एक ही है बॉडी के अंदर, बट द पैराथायराइड ग्लैंड्स ये टोटल 4 हैं, यानी दोनों लोब्स पैराथायराइड ग्लैंड, दोनों लोब्स जो थायराइड ग्लैंड की उनके साथ दो पैराथायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, आपने ये वेंट्रल व्यू और डॉर्सल व्यू का ध्यान रखना है कि द 2 lobes ऑफ द थायराइड ग्लैंड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर एट द डॉर्सल साइड या एट द वेंट्रल साइड या एट द लेफ्ट लेटरल साइड या राइट लेटरल साइड। तो ये आपको पोजीशन याद होनी चाहिए कि ये वेंट्रल साइड पर दोनों लोब्स आपस में जुड़ी हुई हैं, जबकि डॉर्सल साइड से दोनों लोब्स एक दूसरे से जुदा हैं। और इसी तरह पैराथायराइड ग्लैंड की आपसे लोकेशन पूछी जाए तो ये डॉर्सल टू द थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होंगे। थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनमें आप देखिए 3 हार्मोन्स हैं जिनको थायराइड हार्मोन्स कहा जाता है, ट्राईआइडोथायरोनिन और टेट्राआइडोथायरोनिन। इस टेट्राआइडोथायरोनिन को दरअसल थायरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखो कि ये टर्म थायरोक्सिन ये इन जनरल तो इन दोनों के लिए यूज़ होती है, बट स्पेसिफिकली दिस टर्म इज़ यूज फॉर टेट्राआइडोथायरोनिन, क्योंकि जब ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये दोनों हार्मोन्स एक साथ रिलीज होंगे और एक ही जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों हार्मोन्स जब रिलीज होंगे तो क्वांटिटी ज़्यादा ये टेट्राआइडोथायरोनिन की है, 90% टेट्राआइडोथायरोनिन सिक्रीट होते हैं, और जबकि
10% के करीब ये ट्राई आयोडोथायरोनिन की सिक्रीशन होगी। असल में इन दोनों का जो नेम है वो बेस कर रहा है नंबर ऑफ आयोडीन एटम्स के ऊपर। इनके अंदर आयोडीन इनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो इस ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसको T3 भी कहा जाता है, इसके अंदर 3 आयोडीन एटम्स हैं, जबकि टेट्रा आयोडोथायरोनिन इसमें इसको T4 भी कहा जाता है, इसके अंदर 4 आयोडीन एटम्स मौजूद होते हैं। इसी वजह से अगर किसी शख्स में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो तो ये पर्टिकुलर हार्मोन्स हैं जो डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो ये सवाल अक्सर बनता होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन बिकम डेफिशिएंट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन एडल्ट बॉडी। तो ये आपने T3 और T4 इनको याद रखना है। अच्छा, ये T3 अगरचे कम क्वांटिटी में सिक्रीट होगा, लेकिन इट इज मोर पोटेंट। इट इज मोर पोटेंट। मोर पोटेंट का मतलब है कि इसका जो इफेक्ट है वो एज कंपेयर टू T4 बहुत ज्यादा है। सो इट इज मोर पोटेंट देन द T4 हार्मोन। हालांकि ज्यादा क्वांटिटी T4 की रिलीज होगी, अगरचे ये कम सिक्रीट होगा, लेकिन इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू T4। तीसरा हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला वो कैल्सीटोनिन कहलाएगा। अच्छा, पहले हम इन दोनों हार्मोन्स को रिव्यू करते हैं, उसके बाद कैल्सीटोनिन पे आएंगे। ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन विच इज आल्सो नोन एज थायरोक्सिन, इनका कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन हम लास्ट लेक्चर में भी कवर कर चुके हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सिक्रीट होता है वो दरअसल इन हार्मोन्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, और खुद TSH की सिक्रीशन आपको बताया था कि हाइपोथैलेमिक फैक्टर है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर, उसके साथ इसकी सिक्रीशन एसोसिएटेड होती है। अच्छा, ये हार्मोन्स आमतौर पर जब कोई बहुत ज़्यादा कोल्ड स्ट्रेस हो तो उसमें भी इनकी ज़रूरत बढ़ जाती है। उस वक्त बेशक कभी TSH इतना ना भी हो तो कोल्ड स्ट्रेस की वजह से ये हार्मोन्स ज़्यादा सिक्रीट होंगे, ताकि जो कोल्ड स्ट्रेस का इफेक्ट उसको ओवरकम किया जा सके। एज फार एज फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स आर कंसर्न, बोथ परफॉर्म सेम फंक्शन। दोनों एक ही जैसे फंक्शंस रखते हैं, दोनों का एक ही टारगेट है। तो उसमें आप देखिए कि प्रमोट द बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द प्राइम फंक्शन ऑफ दीज हार्मोन्स। ये इसी फंक्शन की वजह से पहचाने जाते हैं कि ये बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट को BMR भी समटाइम एब्रीविएट किया जाता है, BMR। सो दे एक्चुअली कंट्रोल द BMR ऑफ द बॉडी। इसके अलावा आप देखो इस बेसल मेटाबॉलिक रेट में ये क्या करेंगे, दे एनहांस द ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म एंड सिंथेसिस ऑफ। जी बेटा, BMR वेट को कहते हैं? वो BMI होता है बेटा, बॉडी मैस इंडेक्स। बॉडी मैस इंडेक्स, उसमें हाइट और वेट का रिलेशन बनाया जाता है, उसको कहते हैं बॉडी मैस इंडेक्स। तो ये BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, अच्छा, तो एनहांस ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का कैटाबॉलिज्म, और इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर, उसको ये प्रमोट करता है। प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम इन द फीटस एंड इन्फेंट। लिहाजा अगर इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी हो चाइल्डहुड के अंदर तो जो डेवलपिंग यंग वन है उसकी मेंटल रिटार्डेशन कॉज हो सकती है। तो ये इस फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। दे एक्ट ऑन मसल्स फॉर द डेवलपमेंट एंड द फंक्शनिंग, यानी बॉडी की स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है। ग्रोथ के अंदर इसका रोल है, अलॉन्ग विद द ग्रोथ हार्मोन ये भी ग्रोथ के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इसका ये डायरेक्ट रोल मेंशन किया है कि प्रमोट ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ द स्केलेटन एंड प्रमोट द नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ GIT के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटीज हैं दे आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय दीज हार्मोन्स। तो ये सारे फंक्शंस थायरोक्सिन के अकाउंट में या T3 और T4 के अकाउंट में इंक्लूड किए जा सकते हैं। अगर ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहे हो तो इस कंडीशन को हाइपरथायरॉयडिज्म कहा जाता है, और अगर इन हार्मोन्स की सिक्रेशन कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म कहा जाता है। हालांकि थायराइड ग्लैंड से कैल्सीटोनिन भी सिक्रीट होता है, लेकिन याद रखो कि हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म these terms refer to the over and under secretion of these two hormones। कैल्सीटोनिन की ओवर या अंडर सिक्रेशन को हाइपो या हाइपरथायरॉयडिज्म में इंक्लूड नहीं किया जाता। ये टर्म बेसिकली इसके लिए यूज की जाती हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म का आप इफेक्ट देख रहे हैं, ग्रेव्स डिजीज इज कॉज्ड बाय द हाइपरथायरॉयडिज्म।
ग्रेव्स डिजीज़ की कुछ ख़ास करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे इसके अंदर जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, इंक्रीज्ड BMR इसके अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा इसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होगा, बुखार वाली कैफियत होगी, चूँकि इंटरनल हीट गेन इसके अंदर ज़्यादा होता है, तो हाई बॉडी टेम्परेचर इसका, और ओवरऑल इसका बॉडी वेट बहुत लूज करेगा, ये अंडर वेट होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ ये स्टोर नहीं हो रही होती, वो मेटाबोलाइज होती रहती है, और इस तरह से उसके मेटाबॉलिज्म की वजह से इसके अंदर जो बॉडी मैस है वो बहुत कम हो जाएगा, लो बॉडी मैस। सो इसके साथ साथ एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रेव्स डिजीज। लो बॉडी मैस के साथ साथ एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर। व्हाट इज एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर? एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर का मतलब होता है कि इसमें आईज बल्ज कर जाती हैं, बल्जिंग ऑफ आईज को एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर कहते हैं। वैसे ग्वाइटर टर्म कहीं पर यूज की जाए तो इसका मतलब होगा स्वेलिंग ऑफ नेक। बाज लोगों में नेक स्वेल हुई होती है, दैट इज कॉल्ड ग्वाइटर, बट द टर्म एक्सोफ्थेल्मिक ग्वाइटर refers to the bulging of eyes. So these are the characteristics of the Graves disease. अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप ये हाइपोथायरॉयडिज्म देखें तो हाइपोथायरॉयडिज्म एडल्ट्स के अंदर अगर हो तो मिक्सोडीमा, लेकिन अगर कंजेनाइटल इसकी अंडर सिक्रेशन हो रही है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, बाय बर्थ इसकी सिक्रेशन प्रॉपर है, तो ऐसी सूरत में क्रेटिनिज्म विल बी द रिजल्ट। जो मिक्सोडीमा के पेशेंट होते हैं उनके अंदर एडिमा आपको नजर आएगा, थोड़े से वो पफी होंगे, यानी उनकी स्किन बड़ी सॉफ्ट सी होगी, नीचे फैटी लेयर डिपॉजिट हो रही होगी, खुद भी वो बल्की से होंगे। दिस प्रॉब्लम इज नोन एज मिक्सोडीमा। जबकि क्रेटिनिज्म के जो शिकार लोग होते हैं वो ड्वार्फिज्म की तरह ना सिर्फ उनका कद छोटा होता है, बल्कि अनलाइक ड्वार्फिज्म इनमें मेंटल और सेक्सुअल रिटार्डेशन होगी, और इसके साथ साथ उनकी जो स्किन है वो थोड़ी रफ स्किन होती है, स्केली स्किन होगी, और बहुत कम हेयर्स प्रेजेंट होंगे, और वो जो हेयर्स प्रेजेंट होंगे स्किन के ऊपर वो हेयर्स भी थोड़े से कोर्स हेयर्स होंगे, यानी थिक हेयर्स होंगे कांटों की तरह। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज आपको क्रेटिनिज्म के पेशेंट में नजर आएंगी, और आप देख रहे हैं कि क्रेटिनिज्म और ड्वार्फिज्म दे आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हालांकि दोनों में कद छोटा है, लेकिन जो ड्वार्फिज्म का पेशेंट होता है, मैंने कल भी आपको बताया था कि वो बाकी बिल्कुल नॉर्मल होगा, सिर्फ उसका कद छोटा होगा, लेकिन क्रेटिनिज्म का शिकार शख्स उसके अंदर बहुत सारी दीगर करैक्टरिस्टिक्स भी आपको नजर आती हैं। तो ये जितनी भी आप एबनॉर्मल सिचुएशंस देख रहे हैं, इनकी करैक्टरिस्टिक्स को ज़रूर जहन में रखना है, क्योंकि इनमें से बाज़ क्वेश्चन यहाँ पर इनकी करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड पूछे जाएंगे, आपको कोई करैक्टरिस्टिक्स बताई जाएंगी और आपने उस पर्टिकुलर डिजीज़ को आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे आप देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ कंजेनाइटल अंडर सीक्रेशन ऑफ द थायरॉक्सिन। कंजेनाइटल मैंने अभी आपको बताया कि बाय बर्थ, इसका मतलब है बाय बर्थ। तो अगर बाय बर्थ किसी ये थायरॉक्सिन के अंडर सीक्रेशन हो तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? अल्फा। बिल्कुल, क्रेटिनिज्म। तो क्रेटिनिज्म विल बी द रिजल्ट अगर ये कंजेनाइटली अंडर सीक्रेट हो रहा है। कैल्सिटोनिन इज द अदर हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, और उसके बाद फिर पैराथायराइड से सिक्रेट होने वाला एक ही हार्मोन है नोन एज द पैराथॉर्मोन। और एक्चुअली दीज टू हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक, दीज टू हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स उन हार्मोन्स को कहा जाता है जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो हम इन दोनों को इकट्ठा डिस्कस करेंगे ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हाउ दे इंटरेक्ट विथ ईच अदर। देखो, दोनों की सीक्रेशन का कंट्रोल कैल्शियम लेवल पर डिपेंड करता है। ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल अगर हाई हो, सो दिस एक्सेसिव कैल्शियम लेवल इन द ब्लड स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द कैल्सिटोनिन। एक्सेसिव कैल्शियम लेवल के लिए एक टर्म यूज की जाती है, दिस इज ऑल्सो नोन एज हाइपर कैल्सीमिया। इसको क्या कहते हैं? हाइपर कैल्सीमिया। सो इन केस ऑफ हाइपर कैल्सीमिया दिस कैल्सिटोनिन हार्मोन विल बी सीक्रेटेड, और ऐसी सूरत में और जबकि कैल्शियम लेवल ब्लड के अंदर जब डिक्रीज हो जाए, डिक्लाइनिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, दैट इज नोन एज हाइपोकैल्सीमिया, ये कैल्सिटोनिन को इनहिबिट करेगा। सो द रिलीज ऑफ कैल्सिटोनिन इज कंट्रोल्ड बाय द लेवल ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल।
अच्छा, फंक्शन आप देख रहे हैं कि जब ये ज़्यादा कैल्शियम लेवल के केस में सिक्रीट होगा तो इसका काम क्या होगा कि कैल्शियम को यूटिलाइज करवाना है। इट इंक्रीजेज द डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन द बोन मैट्रिक्स, क्योंकि बोन आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था ये मिनरल होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, मिनरल के लिए ये रिपोजिटरी का काम करती हैं। तो ब्लड के अंदर अगर ये कैल्शियम ज़्यादा हो तो उसको बोन्स में डिपॉजिट करवा देता है ये हार्मोन। इसके अलावा कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन उसको इनहिबिट करता है। अगर आपकी डाइट में कैल्शियम मौजूद भी हो तो उसको ये अपटेक नहीं होने देगा। और इसके साथ साथ जो किडनी लेवल के ऊपर कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन का अमल हो रहा होता है उसको ये डिक्रीज कर देता है, ताकि कैल्शियम यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर रिमूव भी हो सके। सो ये सारे फंक्शन कैल्सीटोनिन के होंगे। और जबकि ओवर सिक्रीशन अगर इसकी हो जाए तो ऐसी सूरत में कैल्शियम बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। और इसकी वजह से आपको याद होगा हमने मसल्स में टेटनी जैसा प्रॉब्लम देखा था ड्यू टू लो ब्लड कैल्शियम लेवल। और अंडर सिक्रीशन अगर इसकी हो तो कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरकैल्सीमिया। एंड दिस हाइपरकैल्सीमिया स्टेट लीड्स टू द किडनी स्टोन, क्योंकि जो मेजर किडनी स्टोन है वो कैल्शियम ऑक्सिलेट टाइप के स्टोन्स हैं, उनके अंदर ये एक लीडिंग फैक्टर है। अब जो पैराथॉर्मोन है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट वर्क करेगा। यानी जैसे आपको मैंने बताया कि कैल्सीटोनिन एक्सेसिव कैल्शियम लेवल के केस में सिक्रीट होता है, लेकिन पैराथॉर्मोन जब कैल्शियम लेवल हाई होगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा, ये सिक्रीट नहीं होगा। पैराथॉर्मोन कब सिक्रीट होता है? जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज हो रहा होगा। जी बेटा। सर ये जो आपने कहा ना टेटनी और ये जो हाइपोकैल्सीमिया जो है ना, तो ये हमारे पास बोन में कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा। जी, इसमें देखो क्योंकि इसने ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को कम करना है बाय डिपॉजिटिंग द बोन, तो बोन के अंदर कैल्शियम लेवल डेफिनेटली उस वक्त ज्यादा होगा। मतलब जो कैल्शियम है ना वो ब्लड से डिपॉजिट होके बोन में है ना, तो ऐसे आप ये रिलेशन बनाना चाह रही हैं कि क्या टेटनी में लाजमी बोन्स के अंदर ब्लड ये कैल्शियम लेवल ज्यादा होगा, आप ये कहना चाह रही हैं? सर मेरा मतलब ये है कि कैल्शियम मतलब इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो ब्लड से पूरा चला के बोन तक, तो ये ऐसे होगा। ब्लड से वो बोन में चला गया ना तो कम हो गया कैल्शियम, ज्यादा नहीं कम हो गया, तो उस लो ब्लड कैल्शियम लेवल की वजह से टेटनी जैसा प्रॉब्लम आता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे और थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि देखो टेटनी में ज़रूरी नहीं है कि बोन के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा मौजूद होगा। देखो किसी शख्स के अंदर कैल्शियम की वैसे ही कमी है, डाइट में भी कमी है और बोन भी उस कैल्शियम लेवल को पूरा नहीं कर पा रही है। जाहिर है बोन ने भी तो एक लिमिट तक कैल्शियम रिलीज करना है ब्लड में पूरा करने के लिए, और अगर बोन में भी वाफिर मकदार में कैल्शियम नहीं है, ब्लड में भी कैल्शियम नहीं है, तो टेटनी तब भी हो सकता है। तो टेटनी होने का ये मतलब हरगिज नहीं लिया जाएगा कि बोन में बहुत कैल्शियम डिपॉजिट हो चुका है। मेरी बात समझ में आई? यस सर। जी अच्छा, तो पैराथॉर्मोन आप देख रहे हैं कि ये एक्सेसिव ब्लड कैल्शियम लेवल के केस में ये इनहिबिट हो जाता है, लेकिन जब ब्लड कैल्शियम लेवल लो होगा तो उस वक्त ये सिक्रीट होगा। अब इसका काम बिल्कुल अपोजिट है कैल्सीटोनिन के, और मोड ऑफ एक्शन भी बिल्कुल उसके अपोजिट है। यानी इसने कैल्शियम लेवल को अप करना है, और कैसे अप करना है इसने? बाय डिमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन मैट्रिक्स, वहां से कैल्शियम को रिमूव करवाएगा। यानी ये ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा है, जबकि कैल्सीटोनिन ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को प्रमोट कर रहा था। ऑस्टियोब्लास्ट कैल्शियम डिपॉजिट करने में इन्वॉल्व होते हैं बोन में, और जबकि ऑस्टियोक्लास्ट कैल्शियम को रिमूव करने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ साथ ये हमारी गट में से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है। इसके साथ साथ ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द किडनी ट्यूब्यूल, वहाँ पर भी कैल्शियम के लॉस को ये इनहिबिट करेगा ताकि मैक्सिमम कैल्शियम कैन बी रीअब्जॉर्ब। सो इसने उन तमाम एक्शंस को उसके अगेंस्ट वर्क करना है जो आपने कैल्सीटोनिन के केस में देखे, और इसी तरह से इनकी एबनॉर्मल सिक्रीशन के इफेक्ट्स भी अपोजिट होंगे। जो आपने यहाँ पर ओवर सिक्रीशन में इफेक्ट्स देखे वो यहाँ अंडर सिक्रीशन में, और जो अंडर सिक्रीशन के इफेक्ट्स हैं वो ओवर सिक्रीशन में। अच्छा, आप देखिए कि डेफिशिएंसी ऑफ थायरॉक्सिन इन एडल्ट्स कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड, एडल्ट्स के अंदर थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी, जैसे अभी कहा था कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से लिंक्ड है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो ऐसी सूरत में मिक्सोडीमा, बिल्कुल अगर
बाय बर्थ इसकी डेफिशिएंसी हो तो क्रेटिनिज्म, लेकिन अगर एडल्ट्स में डेफिशिएंसी हो तो फिर मिक्सोडीमा। और इसकी मेन सिम्टम ये ग्वाइटर भी है, ग्वाइटर हो जाएगा उसमें, स्वेलिंग ऑफ नेक। अच्छा, पैराथायरॉयड ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन, एक ही हार्मोन है और दैट इज पैराथॉर्मोन। गुड। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट है आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पैंक्रियाज, दिस इज एंडोक्राइन पार्ट ऑफ पैंक्रियाज। पैंक्रियाज ये ऐसा ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। तो पैंक्रियाज, इसके अंदर छोटे छोटे से ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद हैं दैट एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दीज ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहान। यानी पूरे पैंक्रियाज में चूंकि ये यूं छोटे छोटे पैचेस हैं, जस्ट लाइक द आइलैंड्स, जैसे समंदर में आइलैंड्स होते हैं, तो इस तरह से ये आइलैंड्स की तरह के छोटे छोटे से यूं पैचेस हैं सेल्स के, जो पैंक्रियाज के एक्सोक्राइन पोर्शन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इस वजह से इनको आइलेट्स कहा जाता है, स्मॉल साइज्ड आइलैंड। सो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान ये काफ़ी सारे हैं, यानी इसको आप ये नहीं कह सकते कि देयर इज अ सिंगल आइलेट्स ऑफ लैंगरहान, देयर आर सेवरल आइलेट्स ऑफ लैंगरहान डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज एक ही होगा बॉडी के अंदर, बट उसमें मौजूद आइलेट्स ऑफ लैंगरहान ये पूरे पैंक्रियाज में सेवरल प्लेसेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जहाँ पर भी ये कोई आइलेट ऑफ लैंगरहान प्रेजेंट होगा, जैसे आपको ये एनलार्ज करके दिखाया है, दिस इज पैंक्रियाटिक आइलेट, तो इसमें आपको दो किस्म के सेल्स मिलेंगे। ज़्यादा तादाद में यहाँ पर बीटा सेल्स मौजूद होते हैं, ये जो पेरिफेरल येलो येलो सेल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर बीटा सेल्स। और जबकि ये कुछ जो चंद एक सेल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स सिक्रीट ग्लूकागोन हार्मोन और बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहान सिक्रीट करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहान के ये दोनों सेल्स ना सिर्फ ये हार्मोन सिक्रेटरिंग सेल्स हैं, बल्कि ये रिसेप्टर के तौर पर भी एक्ट करते हैं। यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल में जो भी अप्स या डाउन्स आते हैं, such ups and downs in the glucose level are also detected by the alpha and beta cells of the islets of Langerhans, और उसके रिस्पॉन्स में फिर ये हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं। अच्छा, इन हार्मोन्स में जैसे आपको बताया कि इंसुलिन और ग्लूकागोन ये दो तरह के हार्मोन्स हैं। इन दोनों हार्मोन्स में भी आपको बिल्कुल अपोजिट रोल नजर आएगा, जस्ट लाइक द कैल्सिटोनिन पैराथॉर्मोन। यानी दीज टू हार्मोन्स आर आल्सो एंटागोनिस्टिक, ये भी एंटागोनिस्टिक हार्मोन्स की एक किस्म है। बाज़ औक़ात हम एक सवाल पूछते होते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन्स आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। तो जैसे कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन एंटागोनिस्टिक हैं, इंसुलिन और ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिक हैं, लेकिन अभी कुछ और पेयर ऑफ हार्मोन्स आप देखेंगे वो एंटागोनिस्टिक के बजाय सिनर्जिस्टिक होंगे। अभी उसको आगे चलकर हम एक्सप्लेन करते हैं। ये दोनों जो ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं ये एंटागोनिस्टिक हैं। इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर रिलेटेड टू द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। जैसे इंसुलिन ग्लूकोज लेवल हाई होने पर सिक्रीट होगा और ग्लूकोज लो होने पर ये इनहिबिट हो जाएगा, बट द ग्लूकागोन इसके बिल्कुल अपोजिट, यानी ग्लूकोज लो होने पर ये सिक्रीट होगा और ग्लूकोज हाई होने पर ये इनहिबिट हो जाएगा। एज फार एज फंक्शन इज कंसर्न, तो फंक्शन भी दोनों का बिल्कुल अपोजिट है। जैसे इंसुलिन ने ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करना है, कैसे रिड्यूस करेगा? इट प्रोमोट्स द ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब है द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। तो जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज था उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करवा के ये स्टोर करवा देगा उसको। इंक्रीज द यूज ऑफ ग्लूकोज इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को भी ये स्टिमुलेट करता है। प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज टू फैट्स एंड इनहिबिट्स द ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी एक तो ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट्स में कन्वर्ट करवाएगा और साथ साथ जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ फैट इनटू ग्लूकोज, ये इसका रिवर्स है, उसको ये इनहिबिट करेगा। ग्लूकोज सिंथेसिस फ्रॉम द फैट्स इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस, इस प्रोसेस को ये इनहिबिट कर रहा है। लेकिन ये सारे फंक्शंस आप ग्लूकागोन के केस में बिल्कुल अपोजिट देखेंगे। जैसे ये ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज कर रहा है? ये ग्लाइकोजेनेसिस को इनहिबिट करेगा, बल्कि ग्लाइकोजिनोलाइसिस को ये प्रमोट करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस दैट इज द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज।
इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ ग्लूकोज इन सेलुलर रेस्पिरेशन यानी ग्लाइकोलिसिस को भी इनहिबिट कर रहा है, और प्रमोट्स द कन्वर्जन ऑफ फैट्स टू ग्लूकोज यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये प्रमोट कर रहा है। सो ये आपने जितने भी रोल्स हैं इनको अच्छी तरह ध्यान में रखना है, क्योंकि इनके ऊपर देखें कितने ही एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। अच्छा, अंडर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन इट कॉजेज अ वेरी फेमस डिजीज नोन एज डायबिटीज मिलाइटस। इससे पहले हम डायबिटीज इंस्पाइडस देख चुके हैं जो एडीएच की अंडर सिक्रीशन से हुई थी, जबकि ये इंसुलिन की अंडर सिक्रीशन से होती है। ग्लूकोज लेवल कौन सी डायबिटीज में डिस्टर्ब होता है, इंसुलिन डायबिटीज में या डायबिटीज मिलाइटिस में या डायबिटीज इंस्पाइडस के अंदर, किस में ग्लूकोज लेवल डिस्टर्ब होता है, या दोनों में डिस्टर्ब होता है? तो एक्चुअली ग्लूकोज लेवल इज इंक्रीज्ड इन डायबिटीज मिलाइटिस। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया एंड ग्लाइकोस्यूरिया। ग्लाइकोस्यूरिया का मतलब है कि द पासिंग ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज इतना ज़्यादा होता है कि ग्लूकोज की मुकम्मल रीअब्जॉर्प्शन किडनी नहीं कर पा रहे होते और वो यूरिन में भी जा रहा होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं डायबिटीज़ मिलाइटिस की। डायबिटीज़ मिलाइटिस आपने जेनेटिक्स वाले पार्ट में भी पढ़ा होगा, जो बच्चे पंजाब और सिंध का कोर्स पढ़ के आ रहे हैं, तो उसमें डायबिटीज़ मिलाइटिस की दो टाइप्स होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 के अंदर इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स बीटा सेल्स होते हैं, दे आर डिसइंटीग्रेटेड, देयरफॉर इंसुलिन प्रोडक्शन हैज़ बीन स्टॉप्ड। इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, जो टाइप 1 किस्म की डायबिटीज़ होगी। एक केस में टाइप 1 और दूसरी होती है टाइप 2। तो टाइप 1 बेसिकली टाइप 1 ये इंसुलिन डिपेंडेंट है, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस। लेकिन टाइप 2 डिजीज इज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटिस, क्योंकि इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन बंद नहीं होती है, लेकिन बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। इंसुलिन होने के बावजूद वो सेंस नहीं हो पा रहा होगा, क्योंकि इंसुलिन रिसेप्टर इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है टाइप 2 में। ओके, तो ये इस वजह से यहाँ पर पॉइंट आउट किया। बाज़ यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। तो उसमें अगर ऑप्शन के अंदर डायबिटीज़ मिलाइटिस गिवन है फिर तो हम पिक कर लेंगे, लेकिन अगर टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ गिवन है तो ऐसी सूरत में आप किसको पिक करेंगे, टाइप 1 को या टाइप 2 या बोथ ऑफ देम? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़? But it should be type 1 diabetes, because in this case insulin production has been stopped. ये insulin deficiency का result है, but this is not the result of insulin deficiency. इसमें insulin produce हो रहा होता है but it becomes non-functional. तो अगर ये दो options हो तो फिर आप type 1 को pick करेंगे। अच्छा, और हाइपर इसकी ओवर सिक्रीशन क्या कॉज करेगी, ग्लूकोज लेवल को लो कर देगी ब्लड में, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, और हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से नर्व और मसल फंक्शनिंग अपसेट हो जाती है। अच्छा, ग्लूकागोन की एबनॉर्मल सिक्रीशन जनरली रेयर होती हैं। समटाइम ट्यूमर्स ऑन द बीटा सेल्स डिस्टर्ब द सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकागोन, क्योंकि देखो बीटा सेल के ऊपर जब ट्यूमर बनता है तो बीटा सेल से इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होगा। अच्छा, ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होने से ग्लूकागोन फिर ज़्यादा सिक्रीट होगा, बट द ग्लूकागोन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर वेरी लिमिटेड इन नंबर। तो ऐसी सूरत में वो जो लिमिटेड नंबर ऑफ ग्लूकागोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, अल्फा सेल्स, वो भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू ओवर सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकागोन, और इस वजह से फिर ग्लूकागोन की सिक्रीशन भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। बट दिस इज़ वेरी रेयर केस कि किसी शख्स में बीटा सेल्स के ऊपर कोई ट्यूमर डेवलप हो तो तब ये इस तरह की सिचुएशन बने। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए कि से यू एट 25 क्यूब्स शुगर क्यूब्स एंड देन ड्रंक अ लीटर ऑफ माउंटेन ड्यू,
तो ये किसी शख्स में हिम्मत होगी तो वही ये काम कर सकता है कि शुगर क्यूब्स भी ले और साथ माउंटेन ड्यू भी पिए, उसके अंदर भी शुगर मौजूद होगी। विच हार्मोन माइट बी सिक्रेटेड इन द लार्ज अमाउंट एज अ रिजल्ट, तो जब इतनी बल्क में शुगर ले ली जाएगी तो उस शुगर को फिर कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा, इंसुलिन या ग्लूकागोन? तो ऑब्वियसली यहाँ पर इंसुलिन आना चाहिए, इंसुलिन मस्ट बी द राइट आंसर। अच्छा, लैक और डिक्रीज इन इंसुलिन हार्मोन रिसेप्टर्स ऑन द सेल्स कैन रिजल्ट्स इन, तो इसमें क्या आएगा कि लैक और डिक्रीज इन इंसुलिन हार्मोन रिसेप्टर्स। तो देखो इंसुलिन हार्मोन रिसेप्टर्स का अगर लैक हो तो ऐसी सूरत में आना चाहिए टाइप 2 डायबिटीज़, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं होती बल्कि जो इंसुलिन हार्मोन रिसेप्टर्स हैं उनकी डेफिशिएंसी या उनका लैक हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा टाइप 2, ठीक है। और अगर यहाँ पर ये रिसेप्टर की जगह जस्ट ये इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी का जिक्र होता तो ऐसी सूरत में फिर आप आंसर किसको पिक करते हैं, टाइप 1 को, ठीक है। ऐसी सूरत में आप टाइप 1 को पिक करते हैं। तो ये रिसेप्टर का जहाँ तक ताल्लुक है इस केस में आप टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को पिक करेंगे। क्लियर होगी बात? अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि एड्रीनल ग्लैंड दिस इज अ पेयर ऑफ ग्लैंड सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ द किडनी के बिल्कुल टॉप के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड हैज 2 पार्ट्स, outer region of adrenal gland is called adrenal cortex and inner part is adrenal medulla। दोनों पार्ट्स डिफरेंट हार्मोन्स की सिक्रीशन से कंसर्न है। मसलन एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, जिनको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है, दीज आर एड्रीनल मेड्यूलरी हार्मोन। एड्रीनल मेड्यूला से ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं। एक्चुअली दीज 2 हार्मोन्स आर सिक्रेटेड साइमल्टेनियसली, दोनों एक साथ सिक्रेट होंगे। इन दोनों हार्मोन्स का कंट्रोल ऑफ सिक्रीशन दरअसल स्टेट ऑफ इमरजेंसी के साथ है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो साथ ये 2 हार्मोन्स भी सिक्रीट होते हैं। ये दोनों हार्मोन्स एक साथ सिक्रीट होंगे और इनका जो टारगेट है वो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ होगा, लेकिन इनका ओवरऑल रोल सेम है। मसलन एपिनेफ्रिन स्टिमुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जबकि नॉर एपिनेफ्रिन रिड्यूसेस द ब्लड फ्लो टू GIT बाय वेजो कंस्ट्रक्शन। जो ब्लड वेसल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की है ना उनको कंस्ट्रक्ट करवा देता है ये हार्मोन, जबकि ये क्या कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्टिमुलेट कर रहा है एंड इट कॉजेज द ब्रोंकियल डायलेशन, यानी ब्रोंकियोडायलेटर भी है, एंड इंक्रीज्ड द ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल्स एंड हार्ट, यानी एक वेजो डायलेटर टाइप का हार्मोन है। तो आपने देखा ये वेजो कंस्ट्रक्टर और ये वेजो डायलेटर, इसने किस हिस्से के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाया है, जैसे स्केलेटल मसल में लिम्स के अंदर बढ़ाया है एपिनेफ्रिन ने, और इसने ब्लड सर्कुलेशन को GIT के अंदर रिड्यूस कर दिया है। सो इन दोनों स्ट्रेटजीज का नेट इफेक्ट क्या आएगा कि हमारे GIT को ब्लड कम सप्लाई हो और लिम्स को ज़्यादा सप्लाई हो, तो ओवरऑल जो ब्लड प्रेशर है वो रेज कर जाएगा। So actually both of them are involved in the raising of blood pressure. The net effect is the rise in the blood pressure. Both are involved in the body's immediate response to the stress. क्योंकि जब sympathetic nervous system activate होगा उस वक्त high blood pressure की ज़रूरत है, तो ये actually दोनों हार्मोन्स हमारे sympathetic nervous system के इफेक्ट को reinforce कर रहे होते हैं। तो चूंकि ये दोनों हार्मोन्स सेम इफेक्ट कॉज कर रहे हैं इन डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, देयरफॉर दिस इफेक्ट इज नोन एज सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। इन दोनों हार्मोन्स को आप एंटागोनिस्टिक नहीं कहेंगे। एंटागोनिस्टिक हार्मोन मैं इससे पहले बता चुका हूँ कौन कौन से थे, कैल्सिटोनिन और पैराथॉर्मोन, और दूसरा आपने इंसुलिन और ग्लूकागोन देखा। बट एड्रीनालिन एंड नॉर एड्रीनालिन, या जिसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं, दीज आर सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स, दीज आर नॉट एंटागोनिस्टिक। रिमेंबर, अक्सर यहाँ पर गलती हो जाती है। अच्छा, इन हार्मोन्स की एबनॉर्मल सिक्रेशन के इफेक्ट्स आप देख रहे हैं कि ओवर सिक्रेशन कॉजेज द हाइपर टेंशन एंड एग्रेसिव बिहेवियर इन द रूटीन लाइफ। जैसे आप देखते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्सीले होते हैं ना, उनके अंदर ये हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट हो रहे होते हैं, तो इस वजह से बड़ा वो एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं। और इनकी अंडर सिक्रेशन की वजह से
किसी भी किस्म के स्ट्रेस के अंदर जो कॉम्बैट करने की सलाहियत होती है उसके अंदर वो बंदा फेल हो जाता है. फेलियर टू कॉम्बैट विद द स्ट्रेस सिचुएशन इज द रिजल्ट ऑफ अंडर सिक्रीशन ऑफ दीज टू हार्मोन्स. अच्छा, जैसे स्ट्रेस कॉजेज द एड्रीनल मेडुला टू रिलीज, तो एड्रीनल मेडुला से स्ट्रेस की वजह से क्या रिलीज होता है, अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्या ऑप्शन यहां पे फिट आएगा? जी, तो यहां पर बेटे ये सी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन. अच्छा, उसके बाद एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स, जो कॉर्टेक्स रीजन था एड्रीनल ग्लैंड का, वहां से 3 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कॉर्टिसोन, एल्डोस्टेरोन एंड एंड्रोजन. इनमें से कॉर्टिसोन को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड भी कहते हैं और एल्डोस्टेरोन को मिनरेलोकॉर्टिकॉइड भी कहा जाता है, और जबकि एंड्रोजन इज नोन एज टेस्टोस्टेरोन. Collectively, these 3 hormones are called corticosteroids. Corticosteroid in general तो तीनों को कहा जाता है, but more specifically this term is used for glucocorticoid and mineralocorticoid. यानी cortisone, aldosterone, ये दोनों हार्मोन चूंकि स्ट्रेस सिचुएशन के अंदर रिलीज होते हैं, तो मोस्टली ये टर्म इनके लिए यूज की जाएगी. अच्छा, ये दोनों हार्मोन कॉर्टिसोन और एल्डोस्टेरोन, आप जरा इनका इफेक्ट में मुलाहिजा करें कि ये किस तरह से एक्ट कर रहे हैं. Both of them are secreted under the influence of ACTH from the pituitary gland. और ACTH itself वो corticotrophin releasing factor के साथ लिंक था, ये कल के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस कर लिया है. तो ये दोनों हार्मोन्स, इनका रोल क्या होगा? लाइक कॉर्टिसोन हेल्प टू रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, इसी वजह से इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं. ब्लड ग्लूकोज लेवल पर क्या इफेक्ट कॉज करता है? तो इट एक्ट जस्ट लाइक द ग्लूकागोन, यानी ये भी ग्लूकोज लेवल को अप करता है. बट द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकागोन एंड कॉर्टिसोन इज दैट ग्लूकागोन इज नॉट सीक्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन. जब इंसुलिन नहीं होगा तो तब ग्लूकागोन सीक्रेट होगा और ग्लूकोज लेवल को अप करेगा. बट कॉर्टिसोन कैन इंक्रीज द ग्लूकोज लेवल इवन इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन, क्योंकि ये स्ट्रेस सिचुएशन में प्रोड्यूस होना है जब ग्लूकोज की ज़्यादा ज़रूरत है. तो उस वक्त बेशक इंसुलिन मौजूद भी हो, वो ग्लूकोज को रेगुलेट करवा रहा है, बट इवन दो कॉर्टिसोन इंक्रीज ये सीक्रेट होने के बाद ग्लूकोज लेवल को अप करेगा. ठीक है, तो ये ग्लूकागोन के तरह वर्क तो करता है, लेकिन उसके साथ ये डिफरेंट भी है कि ग्लूकागोन इंसुलिन की प्रेजेंस में काम नहीं करता, बट इट कैन. अच्छा, और एल्डोस्टेरोन आप देखें, इट हेल्प्स टू रेगुलेट द लेवल ऑफ मिनरल्स इन द ब्लड. That's why it is known as mineralocorticoid. Especially aldosterone causes the reabsorption of sodium ions from the filtrate, जो glomerular filter, वहाँ से सोडियम आयंस की रीअब्जॉर्प्शन को ये प्रमोट करता है. अच्छा, इन दोनों हार्मोन्स के इफेक्ट्स के नतीजे में, यानी मिनरल्स को कंजर्व करवा के और ग्लूकोज को ब्लड में इंप्रूव करवा के ओवरऑल ब्लड के प्रेशर को इंक्रीज करने का ये बाइस बनते हैं. जितना ये आयंस ज़्यादा रिस्टोर होंगे ब्लड में और साथ ये ग्लूकोज रिस्टोर होगा ब्लड में, उससे ब्लड प्रेशर इंप्रूव होगा. सो सिंस बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द रेजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, बोथ ऑफ देम आर इन्वॉल्व इन द बॉडीज इमीडिएट रिस्पॉन्स टू द स्ट्रेस. ठीक है, दोनों ये इस वजह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट को रीइंफोर्स करने का सबब बन रहे हैं. अच्छा, दोनों ने ओवरऑल एक ही इफेक्ट कॉज किया, बट इन डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन, देयरफॉर देयर इफेक्ट कैन बी कॉल्ड एज अ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. सिनर्जिस्टिक इफेक्ट इनमें भी पाया जाता है, यानी ये दोनों हार्मोन्स भी सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स हैं. तो इससे पहले हमने इंसुलिन और ग्लूकागोन एंटागोनिस्टिक देखे, कैल्सिटोन और पैराथॉर्मोन भी एंटागोनिस्टिक थे, लेकिन जो आपने एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन देखा वो सिनर्जिस्टिक, और ये दोनों भी सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स हैं. अच्छा, अब देखो, इनकी अंडर सीक्रेशन की वजह से एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है नोन एज एडिसन्स डिजीज. इसमें क्या होगा? इसमें जनरल मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस होगी, इसके साथ साथ वीकनेस ऑफ द मसल एक्शन और लॉस ऑफ साल्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एडिसन्स डिजीज की. और इसके साथ साथ स्ट्रेस सिचुएशन सच एज कोल्ड, जो कि आमतौर पर उसको टॉलरेट किया जा सकता है, तो ये शख्स जिसमें कमी होगी इन हार्मोन्स की, वो इसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा और ठंड लगने से वो कोलैप्स कर सकता है और इवन डेथ हो सकती है. बट ओवर सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स कॉजेज कुशिंग्स डिजीज. कुशिंग्स डिजीज में
प्रोटीन का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होगा और उसकी वजह से मसल और बोन वीकनेस नतीजे में मिलती है। तो ये करैक्टरिस्टिक्स हैं कुशिंग्स डिजीज़ की। ये दोनों अक्सर सवालों में पूछी जाती हैं डिजीजेस, इनको अच्छी तरह से ज़हनशीन कर लें। लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड? इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, या इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, या डिक्रीज लिपोलाइसिस, या इंक्रीज क्रिएटिनिन हाइड्रोलिसिस बाय ऑस्टियोसाइड। तो इसका सीधा सीधा रोल है बी, यानी इंक्रीज्ड ब्लड ग्लूकोज। हाइपोसिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल कैन कॉज, कॉर्टिसोल की हाइपोसिक्रीशन क्या कॉज कर सकती है? हाइपोसिक्रीशन से भी मुराद वही अंडर सिक्रीशन है, तो इससे भी ये एडिसन्स डिजीज कॉज होगी। The inability to tolerate stress due to under secretion of the glucocorticoid results in a disease or syndrome called, तो देखो यहाँ पर पहले हाइपोसिक्रेशन था, अब अंडर सिक्रेशन या अंडर प्रोडक्शन एक ही बात है, तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, दैट इज एडिसन्स डिजीज। अच्छा, अब आखिर में आ जाते हैं हम गोनेड्स पे। गोनेड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट ऑल्सो सिक्रीट सम हार्मोन्स। These two are the gonads in our bodies. The male gonads are called testes and the female gonads are called ovaries. इन गोनेड्स से जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं उनमें आप पहले ओवेरियन हार्मोन देखिए, ओवरी से एस्ट्रोजन सिक्रेट होगा और प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होगा। एस्ट्रोजन की सिक्रेशन कहाँ से होती है? एस्ट्रोजन वैसे तो ये ग्राफिन फॉलिकल, जो डेवलपिंग फॉलिकल है, वहाँ से सिक्रेट होता है, बट एस्ट्रोजन कैन ऑल्सो बी सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग द लेट प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा से भी ये सिक्रेट होता है। तो ये दो इसकी साइट ऑफ सिक्रेशन है। ग्राफिन फॉलिकल से इसकी सिक्रेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, जब रूटीन मेंस्ट्रुअल साइकिल है, बट जब प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान फिर प्लेसेंटा से इसकी सिक्रेशन होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ग्राफिन फॉलिकल परसिस्ट नहीं कर रहा होता, उस वक्त यहाँ से इसकी सिक्रेशन होगी। प्रोजेस्टेरॉन नॉर्मली इसकी सिक्रेशन कॉर्पस ल्यूटियम से होती है, लेकिन अगर किसी शख्स में प्रेगनेंसी अचीव हो जाती है तो प्रेगनेंसी के दौरान फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम आफ्टर फ्यू डेज डिसइंटीग्रेट कर जाता है और फिर रेस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी इस हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी, फिर प्लेसेंटा इस फंक्शन को अडॉप्ट कर लेगा। तो बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लेसेंटा द प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय द कॉर्पस ल्यूटियम। तो ये हार्मोन भी दो डिफरेंट ओकेजन्स पे सिक्रेट हो रहा है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और ये भी इसी तरह से। अच्छा, तो फंक्शन का जहाँ तक ताल्लुक है तो दोनों के फंक्शन कुछ हद तक मैच करते हैं, बाकी काफ़ी फ़र्क भी है इनमें। जैसे आप देखिए कि नेगेटिव फीडबैक, इसका फंक्शन क्या है? नेगेटिव फीडबैक अपॉन एफएसएच। आपने उसमें गोनेडोट्रॉफिक हार्मोन्स के केस में भी पढ़ा था कि एस्ट्रोजन का लेवल हाई होने से एफएसएच का लेवल ड्रॉप कर जाता है, तो ये एक्चुअली नेगेटिव फीडबैक रखता है एफएसएच के ऊपर। इट इज सिक्रेटेड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्स करेक्टर। जैसे ही एक इंडिविजुअल अपनी चाइल्डहुड स्टेट से प्यूबर्टी स्टेज में दाखिल होती है तो उस फीमेल इंडिविजुअल के अंदर जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स होंगी उनको भी ये एस्ट्रोजन डेवलप करेगा। इसके साथ साथ हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ द यूट्राइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब मेंस्ट्रुएशन हो जाती है तो दोबारा से एंडोमेट्रियल लाइनिंग की प्रिपरेशन में एस्ट्रोजन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि प्रोजेस्टेरॉन आप देख रहे हैं कि ये एफएसएच को इनहिबिट कर रहा होता है। जैसे आपने एस्ट्रोजन का रोल देखा, ये भी एफएसएच को इनहिबिट करता है और प्रोजेस्टेरॉन भी एफएसएच को इनहिबिट करता है। यानी यूँ समझ लें कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन मौजूद होंगे एफएसएच सीक्रेट नहीं होगा। ये चीज़ मैंने कल वाले लेक्चर में भी बताई थी जहाँ एफएसएच को एक्सप्लेन किया था कि एफएसएच इज एक्चुअली सीक्रेटेड इन द एब्सेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन जब ये मौजूद होंगे तो ये एफएसएच सीक्रेट नहीं होना। बिकॉज ऑफ दिस फेनोमेनॉन द progesterone is used as an ingredient of the birth control pills. Birth control pills जिनको contraceptive pills भी कहा जाता है। So these birth control pills और contraceptive pills उनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन एक ingredient के तौर पे यूज़ किया जाता है। जब individuals ये contraceptive pills ले रहे होते हैं तो उससे उनके बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अप हो जाता है और यूं एफएसएच उनमें सीक्रेट नहीं होगा, और जब एफएस सीक्रेट नहीं होगा तो फिर वो
न्यू फॉलिकल्स डेवलप नहीं होंगे, फिर वो जेनेसिस नहीं होगा, एग नहीं बनेगा, और एग नहीं बनेगा तो जाहिर है कि न्यू प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है। सो इस तरह से प्रेगनेंसी अवॉइड करने के लिए ये बर्थ कंट्रोल पिल्स, उसमें प्रोजेस्टेरोन एज एन इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा देखो इसके रोल कि इट कॉजेज द थिकनिंग ऑफ द एंड द वेस्कुलराइजेशन ऑफ द यूट्रस वॉल एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टेट ऑफ द प्रेगनेंसी। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की थिकनेस है वो भी इसके ज़रिए प्रमोट हो रही होती है, और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी को स्टैब्लिश रखने में, उसको कायम रखने में प्रोजेस्टेरोन एक वाइटल रोल प्ले करता है। If during the pregnancy the concentration of progesterone is dropped, pregnancy may be discontinued, that is called miscarriage। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। प्रोजेस्टेरोन ये ओव्यूलेशन को भी सुप्रेस करता है। ओव्यूलेशन विच इज कॉज्ड बाय द LH हार्मोन। सो अगर ये प्रोजेस्टेरोन मौजूद है तो LH भी नहीं सीक्रेट हो पाएगा और ओव्यूलेशन भी सुप्रेस रहेगी। तो इस वजह से दिस इज़ वेरी मच आइडियल फॉर एज एन इंग्रेडिएंट ऑफ द बर्थ कंट्रोल पिल्स। अच्छा, इन हार्मोन्स की एबनॉर्मल सिक्रेशन के इफेक्ट्स मुलाहिजा करें कि डेफिशिएंसी की वजह से, एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से एडल्ट्स लीड्स टू स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी, और अगर इसकी ओवर सिक्रेशन किसी इंडिविजुअल में हो तो इस तरह से फाइब्रॉइड्स बनना शुरू हो जाते हैं। दीज आर बिनाइन मैसेज ऑफ द सेल्स दैट मे बी ग्रोन इन द यूट्रस, तो इनको कहते हैं फाइब्रॉइड्स, एबनॉर्मल ग्रोथ है ये। और इसके साथ साथ यूट्रस में ये ट्यूमर टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, बिनाइन ट्यूमर, और इसके साथ साथ पॉलीसिस्टिक ओवरीज, यानी ओवरीज के अंदर छोटे छोटे सिस्ट डेवलप हो जाएंगे ड्यू टू ओवर सिक्रेशन ऑफ द एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन की अंडर सिक्रेशन की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं, डिक्रीजेज द चांस ऑफ द प्रेगनेंसी एंड मे कॉज अर्ली मेंस्ट्रुएशन। देखो अक्सर यहाँ पर सवाल एक बनता होता है कि चूँकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से सीक्रेट हो रहा है ना, और कॉर्पस ल्यूटियम खुद कहाँ से राइज होता है कि जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होने के बाद ट्रांसफॉर्म होगा तो वो कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। तो यहाँ पे सवाल पूछते हैं कि अगर ये ग्राफिन फॉलिकल आफ्टर रप्चरिंग इट इज़ फेल टू ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस ल्यूटियम, तो फिर क्या होगा? अगर देखो कॉर्पस ल्यूटियम ना बना तो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट नहीं होगा, तो जितनी भी वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी थी वो शेड होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग को प्रोजेस्टेरोन ने ही यहाँ पे परसिस्ट करवाना है। लेकिन अगर किसी शख्स में ये कॉर्पस ल्यूटियम स्टैब्लिश ही नहीं होता या अर्ली उसकी रिग्रेशन हो जाती है, तो ऐसी सूरत में प्रोजेस्टेरोन लेवल जल्द ही ड्रॉप करेगा और अर्ली मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगी। डिलेड मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकेगी, अर्ली मेंस्ट्रुएशन उसमें शुरू हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ साथ अंडर सिक्रेशन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में लीड्स टू मिसकैरेज या फिर प्रीमेच्योर बर्थ भी हो सकती है किसी इंडिविजुअल में, अगर वो 28 वीक्स की प्रेगनेंसी से आगे बढ़ चुकी है प्रेगनेंसी, तो ऐसी सूरत में प्रीमेच्योर बर्थ, और अगर 28 वीक से पहले इसकी अंडर सिक्रेशन हो रही है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज द मिसकैरेज। Which hormone is used as an ingredient of the birth control pills? तो ये मैंने अभी आपको समझाया कि इसमें आंसर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, when the level of estrogen is high, the secretion of which hormone is decreased? तो अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि एस्ट्रोजन हैज नेगेटिव फीडबैक अपॉन FSH, तो FSH is not given here, therefore the right answer must be none of them. कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट्स अ हार्मोन नोन एज, तो अगेन यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन को हम पिक करेंगे। और फिर इसी तरह से अब टेस्टिस से रिलीज होने वाले हार्मोन, टेस्टिकल हार्मोन्स। देखो टेस्टिस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनमें मेन हार्मोन का हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं, एक है टेस्टोस्टेरोन और इसके साथ साथ 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन एक साथ सीक्रेट होंगे और ये एग्जैक्टली सेम इफेक्ट कॉज करते हैं। देखो इसी तरह के हमने पेयर ऑफ हार्मोन देखे थे जो सेम इफेक्ट कॉज कर रहे थे, वो थे T3 और T4। वो दोनों हार्मोन एक साथ रिलीज होते हैं और एक ही जैसा काम होता है। इसी तरह ये दोनों हार्मोन एक साथ रिलीज होंगे, एक जैसा काम है। इनको ना तो हम सिनर्जिस्टिक हार्मोन कह सकते हैं, ना इनको एंटागोनिस्टिक। ठीक है, ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट्स हैं, बस थोड़ा सा वो इनके स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, उसकी वजह से इनकी एफिकेसी में फ़र्क हो सकता है।
but both of them are secreted at the same time and have same effect. Testosterone and 17 beta hydroxytestosterone, they are secreted from the interstitial cells. Interstitial cells ये seminiferous tubules के दरमियान cells मौजूद होते हैं, वहाँ से ये दोनों हार्मोन सिक्रीट होंगे. ये इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी कहा जाता है, लेडिक सेल्स. So they are actually secreted by the Leydig cells. अच्छा, तो इंटरस्टिशियल सेल से ये हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. अब याद करें कि ये जो टर्म थी इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज यूज्ड फॉर एलएच. एलएच को मेल बॉडी में इस नाम से पुकारा जाता है. सही, अगर ये दोनों ऑप्शंस गिवन हो कहीं पर एलएच और आईसीएसएच, और यहाँ पर ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन का जिक्र आ रहा हो, तो आपने आईसीएसएच को पिक करना है, एलएच को प्रेफर नहीं करना. लेकिन अगर आईसीएसएच ऑप्शन गिवन ना हो तो फिर आप एलएच को भी उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर पिक कर सकते हैं. फंक्शन आप देखिए इन हार्मोन्स का, मैचुरेशन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जब डेवलपमेंट हो रही है तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैचुरेशन. कंट्रोल द सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेल बॉडी, सेक्स ड्राइव को ये कंट्रोल करते हैं. नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन, और इसके साथ साथ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द मैच्योर फंक्शनल स्टेट, उसको मेंटेन करना, ये भी इन हार्मोन्स का काम है. सो दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट हार्मोन्स एज फार एज मेल फर्टिलिटी इज कंसर्न. देयरफॉर ड्यू टू अंडर सिक्रेशन ऑफ दीज हार्मोन्स, एक तो इनफर्टिलिटी डेवलप होगी ही, लेकिन साथ साथ फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स भी डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, यानी फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर डोमिनेट करना शुरू कर देती हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ दीज हार्मोन. अच्छा, इसमें ये जो टेस्टोस्टेरोन है, इसके हवाले से आप याद रखो, हमने टेस्टोस्टेरोन की एक और साइट ऑफ सिक्रीशन भी देखी अभी, वो था एड्रीनल कॉर्टेक्स. एड्रीनल कॉर्टेक्स से भी टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है, वहाँ पर उसको हमने एंड्रोजन का नाम दिया था. तो ये याद रखो कि एड्रीनल कॉर्टेक्स वाली जो साइट है वो दोनों के अंदर मौजूद है, मेल फीमेल में. तो इस तरह से ये टू सम एक्सटेंट फीमेल बॉडी में भी सिक्रीट हो रहा है. बट द मेन साइट ऑफ सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन या 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन, ये मेल बॉडी में लोकेट करती है इन द टेस्टिस. सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन मेल इज कंट्रोल्ड बाय, तो ये मैंने जैसे अभी कहा था कि एलएच और आईसीएसएच, इफ बोथ ऑफ देम आर गिवन तो आप आईसीएसएच को प्रेफर करेंगे. अच्छा, आखिर में ये 2-3 हार्मोन जो जीआईटी से ताल्लुक रखते हैं, इसको भी हम देख लें. जीआईटी और गट, यहाँ से जैसे गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन और कोलिसिस्टोकाइनिन, इन तीनों को आपने याद रखना है. गैस्ट्रिन, ये हम ऑलरेडी जब न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पर भी इसका जिक्र किया था. सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड, और ये गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन को प्रमोट करता है. अच्छा, सिक्रेटिन इज सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द डुओडेनल म्यूकोजा, और इसका रोल क्या है? इट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस एंड द बाइल, लिवर्स बाइल जूस, एंड ऑल्सो इनहिबिट द गैस्ट्रिन. इसके ऊपर इसका नेगेटिव फीडबैक है. और जबकि कोलिसिस्टोकाइनिन इज सिक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ डुओडेनल म्यूकोजा, यानी ये दोनों सेम साइट ऑफ सिक्रेशन रखते हैं, लेकिन स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ लिवर्स बाइल जूस एंड ऑल्सो डेवलप द फीलिंग ऑफ फुलनेस, जिसको सैटिटी कहा जाता है. यानी जब हम कुछ खा रहे होते हैं तो खाना खाते खाते अचानक हमारा दिल भर जाता है और मजीद दिल नहीं करता, तो वो असल में जो स्टेट ऑफ फुलनेस है, दैट इज डेवलप बाय द कोलिसिस्टोकाइनिन. अच्छा, अब आखिर में फीडबैक मैकेनिज्म, वैसे तो बीच में जगह जगह पर मैं पॉइंट आउट करता रहा हूँ आपको फीडबैक मैकेनिज्म, मुख्तलिफ जगहों पर हार्मोन्स के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चलें अलग से इनकी एग्जांपल के साथ इनको देख लेते हैं. देखो, फीडबैक मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें द प्रोसेस इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय इट्स ओन प्रोडक्ट. अपनी प्रोडक्ट से खुद प्रोसेस कंट्रोल हो तो फीडबैक है. यानी 2 तरह का फीडबैक है, पॉजिटिव और नेगेटिव. जैसे मिसाल के तौर पर आपने इससे पहले ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन था वो एफएसएच के ज़रिए प्रोड्यूस होता हुआ देखा कि ये एस्ट्रोजन इज़ अ प्रोडक्ट, जबकि एफएसएच ये प्रोसेस है जिससे ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बट द प्रोडक्ट इनहिबिट द एफएसएच. तो ये इस तरह से फीडबैक यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है. तो एफएसएच चूँकि एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करवा रहा है, ये पॉजिटिव फीडबैक होगा, बट एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होने के बाद इसको इनहिबिट करेगा, ये नेगेटिव फीडबैक है.
तो हम यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक की एक और बेस्ट एग्जांपल देखते हैं, वो है ऑक्सीटोसिन। तो इसमें देखो ऑक्सीटोसिन में क्या होता है कि जब फीटल हेड इस तरह से सर्विक्स में इंगेज होता है, यूट्रस में, यूट्रस का जो माउथ है सर्विक्स उसमें इंगेज होगा, तो हेड ऑफ द बेबी पुशेस अगेंस्ट द सर्विक्स। इसकी वजह से क्या होगा कि नर्व impulses from the cervix transmitted to the brain and brain stimulate the pituitary gland to secrete the oxytocin. अच्छा, ऑक्सीटोसिन कैरीड इन द ब्लड स्ट्रीम टू द यूट्रस और फिर ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे जैसे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से बढ़ेगी तो बेबी फर्दर प्रोपेल होगा टुवर्ड्स द सर्विक्स, और जैसे ही सर्विक्स डिस्टेंट होगा मजीद तो अगेन सिग्नल विल बी फॉरवर्डेड टू द ब्रेन, और ब्रेन फिर दोबारा मजीद ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएगा फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, और ऑक्सीटोसिन आकर मजीद लेबर कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। जितनी लेबर कॉन्ट्रैक्शन विगरस होती जाएगी उतना सर्विक्स के ऊपर प्रेशर पड़ता रहेगा, सर्विक्स यूँ डिस्टेंट होता रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव फीडबैक है कि ये जो डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स है ये ऑक्सीटोसिन की वजह से हो रही है, यानी डिस्टेंशन ऑफ सर्विक्स एक प्रोडक्ट है और जबकि ऑक्सीटोसिन इस वक्त प्रोसेस है, और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोसेस को और फास्ट कर रही है। तो इस तरह से जब प्रोडक्ट प्रोसेस को और एक्सेलरेट कर दे, दिस वुड बी कॉल्ड एज द पॉजिटिव फीडबैक। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल आप ये इंसुलिन के केस में ले सकते हैं। लाइक जब आप कोई चीज़ खा रहे होते हैं, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, तो स्टिमुलस ऑफ द राइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इज डेवलप्ड, और पेंक्रियाज में मौजूद बीटा सेल इज राइजिंग ग्लूकोज लेवल को सेंस करेंगे। अच्छा, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द इज डिटेक्टेड बाय द इंसुलिन सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ द पेंक्रियाज, और फिर पेंक्रियाज सिक्रीट्स द हार्मोन इंसुलिन कॉजिंग द लिवर सेल्स टू टेक अप द ग्लूकोज एंड स्टोर द इनटू द ग्लाइकोजन। इससे इंसुलिन सिक्रीट हुआ और उसने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया। मोस्ट बॉडी सेल्स ऑल्सो टेक अप द मोर ग्लूकोज, इस तरह ग्लूकोज ब्लड से निकलकर बाकी सेल्स में भी डिपॉजिट हो गया। एज द बॉडी सेल्स टेक अप द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड डिक्लाइंस एंड द इंसुलिन रिलीजेस स्टॉप्स, दैट इज द नेगेटिव फीडबैक। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो इंसुलिन की सिक्रेशन बढ़ती है, बट इंसुलिन की सिक्रेशन के बढ़ने के साथ ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। तो इंसुलिन का ग्लूकोज लेवल के साथ कौन सा फीडबैक है? नेगेटिव फीडबैक। तो ये आप एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक में याद रखें। इसके अलावा भी मैंने सेवरल पॉइंट्स के ऊपर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स की एग्जांपल्स कोड की थी, तो कहीं से भी आपसे ये एग्जांपल पूछी जा सकती हैं एमसीक्यूज की सूरत में। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह फोकस करें, इंशाल्लाह फिर कोई क्वेश्चन यहाँ से बच के नहीं जा सकेगा। इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुँचता है। तो इस तरह हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों को एक्सप्लोर कर लिया। इसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो रिप्रोडक्शन के ऊपर बेस्ड होगा। तो कल हम रिप्रोडक्शन को कोशिश करेंगे कि कंप्लीट डिस्कस कर लें, और इस वीक के एंड पर जो हमारा टेस्ट होना उसमें ये सारे टॉपिक्स शामिल होंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.